चलो जी, हम अपने इस वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ आए हैं। नाम है अंडर राइटिंग। ये चैप्टर बेसिकली थ्योरी के लिए पढ़ा जाता है। इसके प्रैक्टिकल बहुत कम आते हैं, मतलब मैं तो बोलूँगा आते ही नहीं है, ज़्यादा अच्छा ये बोलना रहेगा। तो अंडर राइटिंग में हम बात करें तो अधिकतर थ्योरी की बात हम करेंगे। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बहुत रेयर ही आते हैं, बहुत रेयर। तो देखिए, सबसे पहले हम थ्योरी की बात करें। अंडर राइटिंग क्या होता है? अंडर राइटिंग is the process to underwrite shares of company। मतलब क्या? मतलब ये कि अंडरराइटर वो पर्सन है, इज अ पर्सन हु हैव टू परचेज और टेक some number of shares irrespective number of shares subscribed by public। पब्लिक ने जितना भी शेयर सब्सक्राइब किया हो उसके अलावा अंडर राइटर को कुछ शेयर्स तो खरीदने पड़ेंगे। मतलब अंडर राइटर वो पर्सन है जो कंपनी से जब कॉन्ट्रैक्ट करता है या कंपनी से जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसको बोल देती है कि आपको इतने नंबर ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स तो खरीदने पड़ेंगे, भले पब्लिक ने कितना भी सब्सक्राइब किया हो। मतलब पब्लिक के सब्सक्राइब से कोई लेना देना नहीं है, आपको इतने इतने खरीदने पड़ेंगे। अब अगली बात, अगली चीज ये कि जो हमारा अंडर राइटर होता है कितनी तरह की अंडर राइटिंग कर सकता है? 2 टाइप्स की अंडर राइटिंग होती है। एक होती है कंप्लीटेड, एक होती है पार्शियल। दो तरह की होती है। अब आगे, अंडर राइटर को जो कमीशन मिलता है वो फिक्स है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। इन केस ऑफ इक्विटी, इक्विटी के केस में उसको कमीशन कितना मिलेगा? 5%। और डिवेंचर के केस में 2.5%। तो इक्विटी के केस में उसको 5% का कमीशन मिलेगा और डिवेंचर केस में 2.5% का कमीशन मिलेगा। ये कमीशन निकालना किसके ऊपर है? कमीशन निकालना है ग्रॉस लायबिलिटी जो भी रहेगी मल्टीप्लाई इशू प्राइस और मल्टीप्लाई कमीशन परसेंटेज। बताता हूं मैं ग्रॉस लायबिलिटी क्या होती है। ठीक है जी। अब हम इसका एक फॉर्मेट पढ़ेंगे जिसके थ्रू हमें बहुत सारे टर्म्स हमारे को क्लियर होंगे। कैसा फॉर्मेट है? स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स। ये पर्टिकुलर से कॉलम है। मान लो 3 अंडर राइटर है, ए बी सी, और ये टोटल का कॉलम है। 3 अंडर राइटर है, तीनों ने जाकर
कंपनी के प्रमोटर को बोल दिया कि हम इतने इतने लायबिलिटी लेंगे, कि हम इतने शेयर्स बिकवा देंगे। मतलब तीनों ने जाके एक एक करके कॉन्ट्रैक्ट किया कंपनी से कि हम इतनी इतनी लायबिलिटी ले रहे हैं कि हम इतने इतने शेयर सोल्ड करवा देंगे, बिकवा देंगे। तो वो क्या हो गई? ग्रॉस लायबिलिटी। समझ गए? अंडर राइटर कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो इतने नंबर ऑफ शेयर्स वो सोल्ड करवा देगा, जितने नंबर ऑफ शेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो हो गई ग्रॉस लायबिलिटी। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेके चल रहा हूँ कि मान लो इसकी ग्रॉस लायबिलिटी 10,000 शेयर्स है। ये शेयर्स में रहेगा पूरा फॉर्मेट, ये पूरा फॉर्मेट नंबर ऑफ शेयर्स में रहेगा। इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है 12,000 शेयर्स का और इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है 14,000 शेयर्स का। तो टोटल कितने हुए? 14, 12, 26 और 36 शेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट हुए। अब इसमें से माइनस करेंगे मार्क्ड एप्लीकेशन। अब ये क्या होता है? जब कंपनी शेयर इशू करेगी तो वो पूरा शेयर अंडर राइटर के थ्रू इशू होगा, पूरा शेयर अंडर राइटर के थ्रू इशू होगा। ठीक, तो इंडिया में बहुत सारे जो लोग हैं वो शेयर्स को लेंगे, खरीदेंगे। यदि इंडिया में जो लोग पर्टिकुलर अंडर राइटर के थ्रू शेयर्स ले रहे हैं, जैसे मान लो मैं ए को जानता हूं, मैं किसको जानता हूं? ए को। तो मैंने ए से ही शेयर्स ले लिए और शेयर्स लेते टाइम ए की आईडी डाल दी, तो फिर वो हो जाएगा मार्क्ड एप्लीकेशन। क्या बोला मैंने? यदि आप किसी पर्टिकुलर अंडर राइटर के थ्रू शेयर्स खरीदते हो, यदि आप किसी पर्टिकुलर अंडर राइटर के थ्रू शेयर्स परचेस करते हो, तो उसको बोलते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन का मतलब होता है एक स्पेसिफिक अंडर राइटर ने आपको शेयर बेचा है। यहां मैं लिख देता हूं, मार्क्ड एप्लीकेशन मींस शेयर सोल्ड बाय स्पेसिफिक अंडर राइटर। ठीक है, अब मान लो ए ने 2,000 शेयर सोल्ड किए, मतलब जो ए को जानता था उसने ए से ले लिया। इसने 3,000 शेयर सोल्ड किए और इसने 4, मतलब नोन पर्सन, मतलब जो लोग इसको जानते थे उसकी आईडी डाली और एक पर्टिकुलर ए से 2,000 शेयर्स खरीद लिया, बी से 3 और सी से 4। मतलब कहने का मतलब है कि ओवरऑल बात करें तो इंडिया में लोगों ने 2,000 शेयर्स ए से खरीदे स्पेसिफिकली उस कंपनी के शेयर्स, बी से खरीदे स्पेसिफिकली 3,000 शेयर्स उस कंपनी के, और सी से खरीदे स्पेसिफिकली 4,000 शेयर्स कंपनी के। तो 9,000 शेयर्स गए। तो ये हो गया 27,000, ये आ गया 8, ये आ गया 9 और ये आ गया 10। अब एक आता है अनमार्क्ड एप्लीकेशन। यार ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं किसी भी अंडर राइटर को नहीं जानता हूँ, इतनी बड़ी दुनिया है, थोड़ी ना सब कुछ जानेंगे। तो मैं किसी भी अंडर राइटर को नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था? शेयर सारा का सारा अंडर राइटर ही सोल्ड करेगा, शेयर सारा का सारा अंडर राइटर ही सोल्ड करेगा। अब दिक्कत ये है कि मैं तो अंडर राइटर को जानता नहीं, तो फिर कैसे? अब देखो कैसे। मान लो कि मैंने 5,000 शेयर्स खरीदे और मैं किसी भी अंडर राइटर को नहीं जानता, तो फिर ये 5,000 शेयर्स इनकी ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। मतलब ऐसा माना जाएगा कि इन तीनों ने थोड़े थोड़े शेयर्स कंपनी के सोल्ड करवाए हैं प्रोपोर्शनटली। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन का मतलब मैंने क्या बताया कि अनमार्क्ड एप्लीकेशन का मतलब ये है कि कोई भी आपको जानता नहीं है, मतलब एक भी अंडर राइटर को कोई भी नहीं जानता। या मान लो मैं मेरा एग्जांपल दे रहा था, मैं किसी भी अंडर राइटर को नहीं जानता, लेकिन अब कंपनी ने बोल ही दिया है कि शेयर्स अंडर राइटर के थ्रू ही सोल्ड होगा, तो फिर मैंने 5,000 शेयर्स लिए। अब वो 5,000 शेयर्स इन तीनों की ग्रॉस लायबिलिटी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब ऐसा माना जाएगा कि इन तीनों ने थोड़ा थोड़ा शेयर सोल्ड करवा दिया।
तो ये आएगा 8,000 माइनस ये आएगा 9,000 माइनस और ये आएगा 22। अब देखो, मैं इसमें से फॉर्म अंडर राइटिंग माइनस करूंगा। अब ये फॉर्म अंडर राइटिंग क्या होती है? फॉर्म अंडर राइटिंग का मतलब होता है, पहले मैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन लिख दूं, अनमार्क्ड एप्लीकेशन डिवाइडेड इन the ratio of gross liability। और फॉर्म अंडर राइटिंग का मतलब लिख देता हूं, फॉर्म अंडर राइटिंग मीन्स कंपनी कॉन्ट्रैक्ट विथ underwriter to buy some shares irrespective of subscribe by public। पब्लिक ने जितना भी सब्सक्राइब किया उससे कुछ लेना देना नहीं है, आपको तो थोड़ा सा इतना शेयर्स लेना पड़ेगा। मतलब जितना कंपनी ने एग्रीमेंट किया उतना शेयर्स तो अंडरराइटर को लेना ही पड़ेगा, तो पब्लिक से लेना देना नहीं है। और ये आपको दिया रहेगा, मैं मान के चल रहा हूँ 3,000 फॉर्म अंडर राइटिंग है, इसकी 4,000 फॉर्म अंडर राइटिंग है और इसकी 5,000 फॉर्म अंडर राइटिंग है। मतलब क्या हुआ कि ए ने या ए से कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आपको 3,000 शेयर्स लेने ही पड़ेंगे, बी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आपको 4 लेने पड़ेंगे और सी से हुआ कि आपको 5 लेने पड़ेंगे। तो ये बचा, ये बचा और ये बचा, ये हो गया 10,000। अब सुनो, ये नेट लायबिलिटी है, इतने शेयर्स अभी अंडरराइटर ने बेचे नहीं है, लेकिन बचे हुए जो भी शेयर्स आप देख रहे हो वो अंडरराइटर ने बेच दिए। कैसे हुआ ये? ग्रॉस लायबिलिटी 10,000। ग्रॉस लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ? कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया ए ने कि मैं इतने शेयर सोल्ड करवा दूंगा। फिर होता है मार्क्ड एप्लीकेशन, कि जो ए को जानते थे या ए जिन्हें जानता था उसने पर्टिकुलरली या तो ए से ले लिया या तो ए ने उनको बेच दिया। तो आप यदि किसी स्पेसिफिक अंडरराइटर से खरीदते हो तो वो हो जाएगा मार्क्ड एप्लीकेशन। फिर होता है अनमार्क्ड। बहुत सारे लोग हैं जो अंडरराइटर को नहीं जानते हैं, तो ना उनकी आईडी जानते हैं, तो जब वो शेयर्स लेंगे तो वो आईडी तो डालेंगे नहीं। तो फिर उस केस में कंपनी ने तो बोल दिया कि भाई सारे शेयर्स तो हमारे अंडरराइटर ही सोल्ड करवाएगा। तो फिर कंपनी के जितने भी अंडरराइटर्स हैं, जितने भी, और जितने लोगों ने भी अनमार्क्ड एप्लीकेशन लिया है, मतलब जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, मतलब मैं सीधा सा टर्म यूज करूंगा, जितने भी पब्लिक ने शेयर्स लिए वो एक भी अंडरराइटर से नहीं लिया, एक भी स्पेसिफिक अंडरराइटर से नहीं लिया। ये ज्यादा बोलना ज्यादा सही रहेगा कि जितने भी पब्लिक ने शेयर्स लिया वो एक भी स्पेसिफिक अंडरराइटर से नहीं लिया। तो फिर जो लोगों ने वो शेयर लिया उसको बोलेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन। और अनमार्क्ड एप्लीकेशन जितने भी अंडरराइटर्स हैं उनकी ग्रॉस लायबिलिटी रेशियोज में डिवाइड हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे 10, 12, 14 आपके सामने। फिर ये अनमार्क्ड एप्लीकेशन डिवाइड होने के बाद आपकी कुछ लायबिलिटी बचेगी, उसके बाद आएगा फॉर्म अंडर राइटिंग। कि कंपनी आपसे पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी कि आपको कुछ शेयर्स तो खरीदने ही पड़ेंगे, भले पब्लिक खरीदे या नहीं खरीदे, या भले पब्लिक कितनी भी खरीदे। मतलब पब्लिक कितना भी शेयर्स खरीदे, आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट तो लेना ही पड़ेगा। तो वो हो गया फॉर्म अंडर राइटिंग।
फॉर्म अंडर राइटिंग का मतलब एक स्पेसिफिक शेयर्स तो आपको लेना पड़ेगा, वो होगी पर्सनल गारंटी अंडर राइटर की कि हाँ मैं इतना ले लूंगा। तो ए ने 3000 बोला, बी ने 4 और बी ने 5, तो ये सब माइनस करने के बाद ये नेट लायबिलिटी बची, जो कि अभी ये इंडिकेट कर रही है कि इतने शेयर्स अभी तक अंडर राइटर ने सोल्ड नहीं करवाए। आप एक बात समझ लो, ये फॉर्मेट फिक्स है, पहले ग्रॉस लायबिलिटी आएगा, फिर माइनस पहले अनमार्क्ड, सॉरी पहले फिर माइनस मार्क्ड होगा, फिर दूसरी बार अनमार्क्ड होगा माइनस, तो फिर तीसरी बार फॉर्म अंडर राइटिंग माइनस होगा। सारी चीजें अपने आप में फिक्स हैं, ग्रॉस लायबिलिटी पहले, फिर मार्क्ड माइनस, फिर अनमार्क्ड माइनस, और फिर फॉर्म अंडर राइटिंग माइनस। तो इस तरीके से ये पूरा अंडर राइटिंग बिहेव करता है, और इस तरीके से हम अंडर राइटर्स की लायबिलिटी को निकालते हैं। यदि कोई पूछे कि कमीशन कैसे निकालना है, मैंने आपको लिख दिया ग्रॉस लायबिलिटी, ये लीजिए, मैंने आपको बोला ही था कि मैं ग्रॉस लायबिलिटी आपको समझाता हूँ कुछ देर में, ये मैंने समझा दिया। मल्टीप्लाई इशू प्राइस, एक शेयर जितने में भी इशू होता है मल्टीप्लाई कमीशन परसेंटेज। आपसे कोई पूछे कमीशन कितना, तो एज पर दी कंपनीज एट कमीशन फिक्स है 5% और 2.5% डिवेंचर में, 5% इक्विटी में। अब दो तरह की अंडर राइटिंग होती है, एक होती है कंप्लीटेड, एक होती है पार्शियल, ये भी मैंने बता दिया। और अंडर राइटिंग क्या होती है? अंडर राइटर वो पर्सन होता है जो कुछ शेयर्स उसको खरीदने पड़ते हैं, भले पब्लिक कितना भी खरीदे उसके बावजूद उसको कुछ शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। और अंडर राइटिंग वो प्रोसेस होती है जहाँ पे कंपनी के शेयर्स अंडर राइटर लेता है। अंडर राइटिंग कोई पूछे, बोले एक प्रोसेस है जिसके थ्रू अंडर राइटर शेयर्स लेता है। तो लीजिए, ये लीजिए आपका ये चैप्टर है, मैंने आपको थ्योरी पार्ट पूरा समझा दिया कि फॉर्म अंडर राइटिंग, मार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, कमीशन, और कहीं ना कहीं आपका ग्रॉस लायबिलिटी और कमीशन का परसेंटेज, कंप्लीटेड पार्शियल, सब समझा दिया कि क्या क्या होती है। ये पूरा आपका थ्योरी पार्ट खत्म। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस चैप्टर से थ्योरी ही ज़्यादा आती है, और अभी तक तो बोलो तो 2 अटेम्प्ट से कुछ भी आया ही नहीं है। लेकिन जो इस चैप्टर का बिहेव है, वो इस चैप्टर का बिहेव ये है कि थ्योरी पार्ट ही आता है। लेकिन फिर भी चलो, मैंने आपको प्रैक्टिकल भी समझा दिया। मैंने थ्योरी का बोला था, लेकिन उसके बावजूद मैंने आपको प्रैक्टिकल समझा दिया। प्रैक्टिकल इसी पैटर्न पर आते हैं। ग्रॉस लायबिलिटी आपको क्वेश्चन मेंशन रहेगी, मार्क्ड एप्लीकेशन आपको क्वेश्चन मेंशन रहेगा, अनमार्क्ड एप्लीकेशन जो भी रहेगा उसको आपको डिवाइड करना है ग्रॉस लायबिलिटी के रेशो में, फॉर्म अंडर राइटिंग आपको दी रहेगी, और ये सब माइनस करके आपको नेट लायबिलिटी निकालना है, और एग्जामिनर यही पूछेगा। ज्यादा हुआ तो एग्जामिनर आपसे कमीशन के बारे में पूछेगा, वो भी मैंने आपको निकालना बता दिया है। ये रहा आपका अंडर राइटिंग का चैप्टर, एकदम छोटा सा चैप्टर है, और ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताऊं, अंडर राइटिंग जो चैप्टर है ये सिर्फ 1 मार्क का वेटेज रखता है, 1 मार्क, सिर्फ 1 मार्क, 1 मार्क का वेटेज रखता है, ज़्यादा नंबर का आता नहीं है। इसीलिए इस पे जो मैंने पढ़ा है खाली उसी चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। तो ये रहा आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल का वीडियो। तो ये लीजिए आपका ये छोटा सा चैप्टर खत्म, अंडर राइटिंग। चलो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये हमारा अगला वीडियो जो कि बायबैक के ऊपर है, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, एक ये नया चैप्टर है आपका। ये चैप्टर का वेटेज हम बात करें तो 2 से 3 मार्क्स का वेटेज है। ये चैप्टर में हमें फिर से वही एक थियोरी पढ़नी है और प्रैक्टिकल इसके क्वेश्चंस देखने हैं। ठीक, पहले हम इसकी थियोरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके प्रैक्टिकल एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए जी शुरू करते हैं हमारे नया चैप्टर से, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। आइए, सबसे पहला पॉइंट, बायबैक होता क्या है? बायबैक मीन्स टू बाय company by its existing shares from market। कंपनी मार्केट से अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स खरीद लेती है, इसे कहते हैं बाई बैक। दूसरी चीज, बाय बैक का ऑब्जेक्टिव क्या है? बायबैक होता है टू इंक्रीज प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर की होल्डिंग को बढ़ाने के लिए बायबैक किया जाता है, यानी जो कंपनी का मालिक है, प्रमोटर है, उसको अपनी कंपनी में और स्टेक बढ़ाना है और शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ाना है खुद का,
तो उसके लिए वो मार्केट से शेयर्स को बायबैक करता है। तीसरा ये कि अब हम बायबैक के कुछ कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स देख लेते हैं। पहला है फॉर बायबैक कंपनी हैव टू पास बोर्ड रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। मैं बताऊंगा आपको बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन कब कब पास करना। बी, इफ कंपनी buy back its shares less than 10% or equal to 10%, then company have to pass board resolution। यदि 10% से कम बायबैक होता है या 10% के बराबर होता है तो फिर कंपनी को बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। थ्री का पॉइंट नंबर सी, इफ कंपनी बाय बैक इट्स existing shares more than 10% but less than 25 or equal to 25, then special resolution required to pass। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। यदि कंपनी अपना बायबैक 10 से ज्यादा, 25 से कम या 25 के बराबर कर दिए तो फिर इसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब आइए हम फोर्थ नंबर देखते हैं। 3 का ए बी सी लिखा दिया, फोर्थ नंबर फॉर बायबैक existing shares must be fully paid up। एग्जिस्टिंग शेयर फुल्ली पेड अप होना चाहिए। बायबैक करने के लिए आपको पुराने शेयर्स का फुल्ली पेड अप होना बहुत जरूरी है, तो ही आप उन शेयर्स का बायबैक कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। बिटवीन टू बायबैक minimum gap of 365 days must be मैंडेटरी। दो बायबैक के बीच में 365 दिन का गैप होना बहुत जरूरी है, मिनिमम 365 दिन का। सिक्स्थ वन, कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन नंबर 68 इज ऑन बायबैक। कंपनीज एक्ट का 68 नंबर का सेक्शन बायबैक के ऊपर है। सेवेंथ,
अगली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है फॉर बायबैक। मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूं। कंपनी हैव टू अरेंज फंड्स फॉर पेमेंट टू इक्विटी शोल्डर। पेमेंट अरेंज करना पड़ेगा, पेमेंट अरेंज करना पड़ेगा इक्विटी को देने के लिए, क्योंकि बायबैक का मतलब क्या है भाई, मार्केट से पुराने शोल्डर से अपने खुद के शेयर वापस ले लो और उनको उनका पैसा दे दो, सीधी सी बात। तो अब आप उनको जब उनका पैसा दोगे तो पैसे में क्या दोगे? एक है प्रिंसिपल अमाउंट और एक है प्रीमियम अमाउंट। अब प्रिंसिपल अमाउंट का पैसे का अरेंज कहां से होगा? फंड अरेंज थ्रू। फंड कैसे अरेंज होगा? इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके पैसा लेकर आओ, और यदि पैसा प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू पूरा नहीं आ पाता है, मतलब सीधा सा क्वेश्चन का आंसर है कि मेरी प्रिंसिपल अमाउंट यदि मान लीजिए 10 लैक्स है और 10 लैक्स में मैंने 7 लैक्स का अरेंज कर लिया है थ्रू प्रेफरेंस शेयर्स, तो बचा हुआ अरेंजमेंट 3 लैक्स थ्रू जीआर और पीएनएल होगा। ठीक है ना, मतलब सीधा सा है, आपका 10 लाख रुपए का आपको अरेंजमेंट करना है प्रिंसिपल अमाउंट देने के लिए, फॉर एन एग्जांपल। और 10 लाख में 7 लाख रुपए की जुगाड़ आपकी अरेंज हो चुकी है, तो बचे 3 लाख की अरेंजमेंट कहां से होगी? जीआर और पीएनएल से। और प्रीमियम प्रीमियम का अरेंजमेंट कहां से होगा? पीएनएल और जीआर अमेंडमेंट। देखिए जी, आप एक बात ध्यान रखना, आपको जो प्रीमियम इक्विटी को देना है बायबैक के समय, उसके पैसे का अरेंजमेंट पूरा पीएनएल और जीआर से होना है, पूरा। तो यदि कोई आपसे पूछे कि प्रिंसिपल अमाउंट कहां से देना है या प्रिंसिपल अमाउंट का अरेंजमेंट कहां से होगा, तो बोलना प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू होगा और जीआर पीएनएल के थ्रू होगा। और प्रीमियम का अरेंजमेंट कहां से होगा? पीएनएल और जीआर। यदि मान लो पीएनएल प्रीमियम आपको देना है 20,000 और आपकी अरेंजमेंट 12,000 पीएनएल से हो गई, तो बची 8,000 यहां से होगी जीआर से। ऐसा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इक्विटी शोल्डर को दो चीज देनी होती है, प्रिंसिपल प्रीमियम। प्रिंसिपल का पैसा अरेंज होगा प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू, जीआर पीएनएल के थ्रू, और प्रीमियम का पैसा अरेंज होगा पीएनएल और जीआर के थ्रू। अब पॉइंट नंबर 8, आफ्टर बायबैक डेट इक्विटी रेशियो मस्ट बी 2:1 टू बी मेंटेन। आपको मेंटेन करना है 2:1 का रेशियो मेंटेन करना है, डेट इक्विटी रेशियो। फॉर लिस्टेड कंपनीज बायबैक, company must have to follow Companies Act provision और सेबी प्रोविजन। जो जो लिस्टेड कंपनियां हैं
उन्हें कंपनीज एक्ट का भी प्रोविजन फॉलो करना पड़ेगा और सीबी का भी प्रोविजन फॉलो करना पड़ेगा कंपलसरी। अब आगे, विद इन 6 months of buyback, company कैन इशू। जब बायबैक को 6 महीने हो जाए तो कंपनी क्या क्या इशू कर सकती है? इशू स्वेट इक्विटी शेयर, इशू शेयर वारंट्स, ठीक है, एंड कन्वर्ट प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी। यदि प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी में कन्वर्ट होना चाहे तो वो हो सकता है बायबैक के 6 महीने के अंदर, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है यदि वो होना चाहे तो। और इशू ईसॉप टू एन एम्प्लॉइज। तो बायबैक के 6 माह के अंदर कंपनी ये सारा कुछ ऐसा इस तरीके से इशू कर सकती है, ठीक है। 11th नंबर, में आपको एक चीज बताऊं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व only used for to issue बोनस शेयर। बोनस शेयर इशू करने के लिए सीआरआर आप यूज कर सकते हैं, ठीक। अब आगे, इफ बोर्ड रेजोल्यूशन पास्ड देन फॉर्मूला ऑफ बायबैक। बायबैक का फॉर्मूला क्या होगा? देखो, यदि बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है 10% मल्टीप्लाई पेड अप इक्विटी प्लस फ्री रिजर्व्स। आप 10% पेड अप इक्विटी और फ्री रिजर्व्स का निकालोगे। एंड इफ स्पेशल रिजोल्यूशन पास, देन फॉर्मूला ऑफ बायबैक। बायबैक का फॉर्मूला क्या होगा? देखो, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग कैन कंपनी बायबैक। इनमें से जो कम होगा कंपनी सिर्फ उन्हीं को बायबैक कर सकती है। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग कैन कंपनी बायबैक, इनमें से जो कम होगा कंपनी उन्हीं को बायबैक कर सकती है। ध्यान रखना, लिस्ट लिखा मैंने। 25% फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स। यहां लिख देता हूं मैं नंबर ऑफ शेयर्स। आपको 25% नंबर ऑफ शेयर्स का निकालना है। मतलब यदि स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ तो फिर मैं बताऊंगा 3 चीजें। तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ तो 3 में से लीस्ट आपको निकालना है। मतलब मैं 3 पॉइंट लिखूंगा, तीनों में से जो कम होंगे उतनी बायबैक कर सकते हैं। यदि स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ तो 3 में से कम ही बायबैक कर सकते हैं, मतलब 3 में से जो कम होगा। और यदि बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ
तो फिर ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। 10% किसका निकालना है, पेड अप का और फ्रीज अप का। रिपीट कर रहा हूं मैं, बोर्ड रेजोल्यूशन में फॉर्मूला ये लगेगा, और स्पेशल रेजोल्यूशन जब होगा तो मैं 3 चीज लिखाऊंगा, तीनों में से जो कम होगा वो ही बायबैक करना है। बी नंबर, ये इन रुपीज रहेगा प्लस फ्रीज अप, ठीक है। और सी नंबर, डेट अपॉन इक्विटी जो कि 2:1 मेंटेन है। तो इन तीनों में से आपको क्या लेना है, इन तीनों में से आपको लोअर लेना है। मैं इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा, इसके ऊपर ही अपन को क्वेश्चन करना है। तो इन तीनों में से जो लोअर होगा उतनी बायबैक कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। मतलब एक रेस्ट्रिक्शन है कि इन केस ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन यू कैन और कंपनी कैन बायबैक ओनली उनमें से जो कम होगा, 3 में से जो कम होगा, ठीक है। अगला पॉइंट है 14, मैक्सिमम बायबैक 25%। मैक्सिमम बायबैक 25% हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। कंपनी कैन ओनली बायबैक इक्विटी शेयर्स a single time in each financial year। अब सुनो, एक साल में कंपनी एक ही बायबैक कर सकती है, क्योंकि मैंने सबसे पहले क्या लिखा, देखो आप, मैंने क्या लिखा सबसे पहले, 2 बायबैक के बीच में 365 दिन का गैप होना चाहिए। तो यानी एक साल में एक ही बायबैक हो पाएगा, है ना। पॉइंट नंबर 15 का मतलब है एक साल में एक ही बायबैक, इससे ज्यादा नहीं। एक साल में एक ही बायबैक, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। 16, बिफोर बायबैक कंपनी have to file its solvency position to ROC। ROC के पास उसको उसकी सॉल्वेंसी पोजीशन डिक्लेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बारी क्या होता है, बायबैक के लिए या बायबैक को होने के पहले कंपनी की आर्थिक अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब रहती है, फाइनेंशियल पोजीशन। तो इसलिए बहुत बारी कंपनी बायबैक करके अपनी शेयरहोल्डिंग पैटर्न बढ़ाना चाहती है, कि मेरी शेयरहोल्डिंग पैटर्न बढ़ जाए तो लोग मेरी कंपनी में देखें कि यार प्रमोटर की तो शेयरहोल्डिंग बढ़ गई है, तो चलो अब इस कंपनी में पैसा लगाओ। भाई होता है ना बहुत बार। अब जैसे विजय माल्या की कंपनी का था उस समय, नीरव मोदी जो थे, तो ये सब जैसे फ्रॉड पर्सन, ये लोग क्या करते हैं, कंपनी की सॉल्वेंसी पोजीशन इनकी खुद की अच्छी नहीं है, बट ये इस तरह की पिक्चर दिखाते हैं कि हाँ नहीं अच्छी है, और फिर क्या करेंगे, अपनी प्रमोटर शेयरहोल्डिंग पैटर्न बढ़ाएंगे, बायबैक करके अपना शेयरहोल्डिंग पैटर्न अपनी कंपनी बढ़ा लेंगे। तो लोगों को दिखेगा ना यार, कंपनी के मालिक ने अपना खुद का शेयरहोल्डिंग पैटर्न बढ़ाया है। मतलब कहाँ उसका शेयरहोल्डिंग पैटर्न 58-59% था, और कहाँ अब उसका 75% हो गया उसी की कंपनी में। यानी उसने 15-16% खुद ही हाइक कर लिया। वो दुनिया को इसलिए दिखा रहा है, वो दुनिया के सामने इसलिए बायबैक कर रहा है, उसकी शेयरहोल्डिंग बढ़ेगी तो लोगों को लगेगा कि हाँ कंपनी में कुछ अच्छा होने वाला है, बोलकर लोग कंपनी में पैसा लगाएंगे। बट यही पैसा नुकसानदायक बन जाएगा, देखिए कंपनी पैसा लेके भाग गई। इसलिए बायबैक के पहले आपको आरओसी को सॉल्वेंसी पोजीशन डिक्लेयर करना पड़ेगा, आरओसी चेक करेगा, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं आपको परमिशन मिलेगी, हाँ आप बायबैक कर सकते हो। आरओसी का फुल फॉर्म ये है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ठीक है, आई बात समझ में।
फिर वापस से आफ्टर बायबैक ऑल्सो कंपनी हैव टू फाइल अगेन इट्स सॉल्वेंसी पोजीशन, वापस से उसको दिखाना पड़ेगा। फिर से बायबैक के बाद भी उसको सॉल्वेंसी पोजीशन बतानी पड़ेगी। ठीक है जी, समझ आ रहा है? 18 नंबर 18 नंबर मैं जो लिखा रहा हूं ये एक तरह का नोट है, नोट लिखा रहा हूं मैं। इफ क्वेश्चन specified that to use some reserves as free reserves, then such free reserve must be transferred to CRR। CRR यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स। ठीक, मैं ये पॉइंट को आपको एलेबोरेट करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा अपने प्रैक्टिकल वाले पार्ट में, तो जाके आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये मैंने पूरा आपको थ्योरी बता दी है, इसकी पूरी थ्योरी मैंने आपको लिखा दी, हर एक चीज़ बता दी मैंने आपको कि कैसे क्या बायबैक में रहता है। हाँ, एक बात और बता देता हूँ मैं, एक बात आप और लिख लो, सारा पार्ट ही कवर कर लिया मैंने, एक बात आप और लिख लो, बायबैक जो है इज एन ऑप्शनल स्कीम। मतलब आप शेयर होल्डर को फोर्स नहीं कर सकते, प्रेशराइज नहीं कर सकते कि नहीं कंपनी मांग रही है तुम्हें देना पड़ेगा, कुछ भी कर लो, कंपनी मांग रही है तुम्हें देना पड़ेगा, ऐसा फोर्स नहीं कर सकते। वो उसकी इच्छा पर है कि वो अपने कंपनी को अपना शेयर देगा कि नहीं देगा, वो उसकी इच्छा। तो लो जी, ये मैंने पूरी थ्योरी आपको लिखा दी, पूरा एक समरी करके पूरा लिखा दिया। तो ये पूरा बायबैक की थ्योरी मैंने आपको समझा दी, तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये था हमारा थ्योरी सेक्शन जो कि मैंने पूरा लिखा दिया। तो बच्चा लोग प्रैक्टिकल करने के पहले थ्योरी पढ़ लेना, तो ही समझ में आएगा। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है बायबैक के प्रैक्टिकल एमसीक्यूज का। आज हम इसमें प्रैक्टिकल पूरा बायबैक का कर लेंगे। बायबैक प्रैक्टिकल एमसीक्यूज, चलो जी। अब बायबैक के एमसीक्यूज पढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं, बायबैक जो होता है उसमें हमें पेमेंट करना होता है इक्विटी शेयरहोल्डर को, है ना। इक्विटी शेयरहोल्डर को पेमेंट करना होता है। अब जब इक्विटी शेयरहोल्डर को पेमेंट करोगे आप, तो पेमेंट में क्या करोगे? प्रिंसिपल अमाउंट और प्रीमियम। प्रिंसिपल अमाउंट को देने के लिए पैसा कहां से अरेंज करोगे? प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना पड़ेगा। और यदि पैसा कम पड़ जाए तो जीआर और पीएनडल को यूज कर लेना। और ध्यान ये रखना कि जीआर और पीएनडल का ये पैसा सीआरआर में चला जाएगा। मैंने इसके ऊपर देखो, सीआरआर को मैंने पूरा समझाया है एक वीडियो में जो है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का। ये कॉन्सेप्ट पूरा डुप्लीकेट हुबहू उसी की तरह है जो मैंने रिडम्पशन समझाया।
तो बच्चा लोग बायबैक का चैप्टर करने के पहले एक बार रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर का चैप्टर पे चले जाना, जिससे कि तुम्हें सीआरआर का कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाए। मैंने वहां पूरा समझा दिया, ठीक है। हाँ, ये मत समझ लेना कि प्रेफरेंस होल्डर को जो पेमेंट का पैसा अरेंज करेंगे वो पैसा हुबहू यहाँ पर एसईसी में अरेंज करना, ऐसा नहीं है। आई मेरी बात समझ में? वहां पर हम पैसा अरेंज किससे कर रहे थे? इक्विटी शेयर के थ्रू कर रहे थे। कहां पर? रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर में। बट आपको मैं बता दूं, सेम काइंड ऑफ शेयर्स you cannot issue to redeem और टू बायबैक। बायबैक करने के लिए या रिडीम करने के लिए आप सेम काइंड का शेयर्स यूज नहीं कर सकते। हाँ, इसीलिए आप ये समझो कि जब मैं बायबैक कर रहा हूं तो मैं बायबैक में प्रेफरेंस शेयर यूज कर रहा हूं, यानी प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर रहा हूं। और जब मैंने रिडम्पशन आपको सिखाया था प्रेफरेंस शेयर का, तो मैंने इक्विटी शेयर इशू किया था। मतलब अपोजिट है, इक्विटी में आपको प्रेफरेंस यूज करना, प्रेफरेंस में आपको इक्विटी यूज करना है। तो बच्चा लोग एक काम करना कि सीआरआर का कॉन्सेप्ट वहां से देख लेना, मैंने वहां उस वीडियो में पूरा समझा दिया है। सीआरआर का फुल फॉर्म में बता देता हूं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो सुनो, प्रिंसिपल अमाउंट का पैसा कहां से देंगे? प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके देंगे और जीआरपीएनएल से देंगे। और जीआरपीएनएल का पैसा कहां जाएगा? सीआरआर में। एक बात मेरी समझ लेना, जीआरपीएनएल फ्री रिजर्व्स है, जीआरपीएनएल फ्री रिजर्व्स है। जीआर और पीएनएल यानी जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये रिजर्व फ्री रिजर्व्स है। और फ्री रिजर्व्स का मतलब क्या होता है कि इस रिजर्व में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब इस रिजर्व को तुम कहीं पे भी यूज कर सकते हो। जब भी किसी वर्ड के आगे फ्री रिजर्व लिखा रहे, मतलब उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, मतलब जिधर भी यूज कर सकते हो, कुछ भी बाउंडेशन नहीं। अब सुनो, तो ये फ्री रिजर्व है। अब मैं क्या लिखता हूं? इफ फ्री रिजर्व्स यूज टू पे principal amount to equity share holder, then such amount must be transferred to CRR। ठीक है, क्या बोला मैंने? जितना रिजर्व्स आप यूज करोगे, वो भी कौन सा? फ्री रिजर्व। आप जितना भी फ्री रिजर्व्स यूज करोगे उतने ही सेम अमाउंट सीआरआर में जाएगा। आपने 5 लाख यूज किया जीआर और पीएनएल, तो 5 लाख सीआरआर में जाएगा। आपने 6 लाख यूज किया जीआर पीएनएल, तो 6 लाख सीआरआर में जाएगा। आपने 3 लाख यूज किया जीआर पीएनएल, तो 3 लाख सीआरआर में जाएगा। आप जितना भी फ्री रिजर्व यूज करोगे प्रिंसिपल अमाउंट देने के लिए, वो पूरा पैसा सीआरआर में जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। फ्री रिजर्व जो यार पार्ट आप यूज करोगे, ओनली फ्री रिजर्व पार्ट आप जो यूज करोगे वो सीआरआर में जाएगा। और प्रीमियम देखो, प्रीमियम का पैसा आप कहां से अरेंज करोगे? थ्रू पीएनएल एंड थ्रू जीआर। ये अमेंडेड है। पहले अमेंडमेंट के पहले आप सिक्योरिटी प्रीमियम भी यूज किया कर सकते थे, फिर पीएनएल यूज किया कर सकते थे और जीआर। अमेंडेड के बाद ये हो गया कि आप इसको या इस प्रीमियम के पैसे को सिर्फ कहां से दे सकते हो? पीएनएल से या जीआर से। तो ध्यान रखना दोस्तों कि प्रीमियम का पैसा हम सिर्फ पीएनएल से दे सकते हैं या फिर जीआर से दे सकते हैं। ठीक है, आओ जी, अब हम क्वेश्चन में आते हैं। आपको लिखा है पेड अप इक्विटी कैपिटल जो एबीसी की वो 50 लाख है, फेस वैल्यू आपको 10 रुपए देके रखा है, फुल्ली पेड अप है। अदर डिटेल्स ये जीआर दिया है, सीआरआर दिया है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, पीएनएल दिया है, स्टैट्यूटरी रिजर्व दिया है, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रेजोल्यूशन पास किया बोर्ड मीटिंग में
कि बायबैक करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स एज अलाउड बाय लॉ, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी ब्रॉट। क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। क्वेश्चन नंबर 41, सबसे पहले यहां पे लिखा है स्टैट्यूटरी रिजर्व। ये क्या होता है? मींस अ स्पेसिफिक रिजर्व, means a specific reserve that cannot be used to redeem preference shares and cannot be used to buy back। इक्विटी के बायबैक के लिए वो यूज भी नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना दोस्तों, स्टैट्यूटरी रिजर्व जो होता है वो इक्विटी के बायबैक के लिए यूज नहीं होगा। अब सुनो, यहां पर लिखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिजोल्यूशन पास किया है। तो यदि बीओडी रिजोल्यूशन पास करेगा, यदि बीओडी रिजोल्यूशन पास करेगा तो क्या होगा? बीओडी रिजोल्यूशन पास, तो मैक्सिमम बायबैक कितना कर सकते हैं? देन मैक्सिमम बायबैक इक्वल टू 10%। बस 10% कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अब 10% किसका करना है? पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, इसका कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर आओ। पेड अप इक्विटी कैपिटल कितनी है? 50 लाख, 50 लैक्स। फ्री रिजर्व्स में क्या क्या आएगा? तो फ्री रिजर्व में आएगा जीआर, मैं जीआर के अमाउंट नीचे लिख देता हूँ, जीआर 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 15 लैक्स। पी एंड एल, पी एंड एल है 1 लाख। और प्लस फ्री रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम भी आता है। फ्री रिजर्व में आप सिक्योरिटी प्रीमियम को भी लोगे, फ्री रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम को भी लोगे। और दोस्तों एक बात बता दूं, इसको इससे मत कंपेयर करने बैठ जाना कि आपने बोला था कि प्रीमियम पहले यूज होता था सिक्योरिटी प्रीमियम से, फिर इसके बाद पी एंड एल जी आर से, और अब होने लगा पी एंड एल जी आर से। मैंने बोला है, लेकिन ये डिफरेंट थिंग है, वो डिफरेंट थिंग है। यहाँ पर हम पैसे का अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो अरेंजमेंट कहाँ से करेंगे? अरेंजमेंट करेंगे कि प्रीमियम का पैसा मुझे देना है तो मैं पी एंड एल यूज करूंगा और जी आर यूज करूंगा। लेकिन यहाँ पर हम पैसे का अरेंजमेंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम उल्टा ये सीख रहे हैं कि कितना बायबैक हो सकता है। देखो ना, क्वेश्चन में लिखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक, तो कितना बायबैक कर सकते हैं वो हम सीख रहे हैं। ठीक है, दो अलग अलग चीजें। तो 50 लाख से 15 लाख से 1 लाख है और 1 लाख है, 65 67 लाख, और इसका 10%, तो ये आया 6,70,000 रुपीज में। क्योंकि ये सारी अमाउंट तो रुपीज में है, देखो ना, सारी अमाउंट तो रुपीज में है, और अमाउंट अमाउंट तो रुपीज में ही होता है। अब लेकिन आपसे नंबर ऑफ शेयर पूछा गया है ना, आपसे नंबर ऑफ शेयर पूछा गया, आपसे नंबर ऑफ शेयर्स पूछा गया कितना बायबैक करना है। तो एक शेयर की वैल्यू क्या है? 10, तो 10 फेस वैल्यू है, तो 67,000 शेयर्स आप बायबैक करोगे मैक्सिमम। मैक्सिमम बायबैक आपका इतना ही रहेगा।
67,000 शेयर आप मैक्सिमम बायबैक करो। ठीक है, चेक कर लो। 41 का आंसर बी है ऑप्शन। चलो 42 पे आ जाए। एन लिमिटेड ने 90,000 शेयर्स फुल्ली पेड बताया। कंपनी ने डिसाइड किया कि बायबैक करना है 10%। वो भी कैसे बायबैक करना है? बायबैक का पैसा अरेंज होगा प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके। कंपनी के पास रिजर्व नहीं है। कितना प्रेफरेंस शेयर्स रिक्वायर्ड टू बी इशूड यदि नया प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए का है? ठीक है, मुझे इक्विटी शेयरहोल्डर को पेमेंट कितना करना है? पेमेंट का मतलब समझ गए ना बच्चा लोग? पेमेंट का मतलब होता है कि भाई सीधी सी बात, बायबैक में हम उसके शेयर्स खरीदेंगे तो उसको पेमेंट करेंगे, तो हमें इक्विटी शेयरहोल्डर को पेमेंट कितना करना है? तो 90,000 शेयर से 100 रुपए का एक, पहले लिख देता हूं मैं, 90,000 शेयर से 100 रुपए का एक शेयर। लेकिन अब बायबैक कितना हुआ है? बायबैक हुआ है सिर्फ 10%। यानी कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा? कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा? बोर्ड। तो बायबैक 10% हुआ है, तो बायबैक 10% किसका लेना है? 90,000 शेयर्स का लेना है। 90,000 शेयर्स का बायबैक लेना है, तो ये हो जाएगा 9,000 शेयर्स मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाएगा 9 लाख। 9 लाख रुपए का बायबैक। प्रीमियम तो है ही नहीं। अब ये 9 लाख रुपए का बायबैक कैसे करना है? हम इसको एक फॉर्मेट में लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि क्या फिर तुम्हें परेशानी नहीं होगी। पेमेंट टू इक्विटी फॉर्मेट से शुरुआत से चलेंगे ना तो परेशानी नहीं होगी। प्रिंसिपल है 9 लाख और प्रीमियम तो दिया हुआ नहीं। अब 9 लाख का पैसा कहाँ से जुगाड़ेंगे? कहाँ से इशू करेंगे? कहाँ से अरेंज करेंगे? प्रेफरेंस शेयर से पूरा पैसा आया है। और जो पैसा बच गया वो ईयर बैंड से। तो यहाँ तो कुछ पैसा बचा ही नहीं है, क्योंकि देखो आप, सामने वाले ने लिख ही दिया है कि पूरा का पूरा प्रेफरेंस शेयर से इशू कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये लिख दिया है कि कंपनी का रिजर्व सफिशिएंट नहीं है, या ये लिखा है कंपनी डू नॉट हैव एनी रिजर्व। कंपनी का रिजर्व ही नहीं है। लो, जब कंपनी का रिजर्व ही नहीं है, रिजर्व्स ही नहीं है, तो पूरा पैसा तो मुझे प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू इशू करना पड़ेगा। तो देखो, ये तो नील लिख देता हूँ मैं। मुझे कितने रुपए की रिक्वायरमेंट है? मुझे कितने रुपए की रिक्वायरमेंट है? 9 लाख रुपए की। तो मैं प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू कितना बुलवाऊंगा? 9 लाख बुलवाऊंगा। भाई जितने की रिक्वायरमेंट है उतनी बुलवाऊंगा ना, 9 लाख बुलवाऊंगा। और यहाँ देखो लास्ट लाइन क्या लिखी? एक शेयर प्रेफरेंस शेयर कितने रुपए का? 10। तो 10 से डिवाइड कर दो, तो 90,000 शेयर्स इशू होंगे प्रेफरेंस। आई बात समझ में? 43। एस लिमिटेड ने डिसाइड किया कि बायबैक करना है 2,000 शेयर, 100 रुपए का एक है, प्रीमियम 10% है। रिडम्पशन के लिए कंपनी ने 15,000 10% प्रेफरेंस शेयर इशू किया एट अ प्रीमियम ऑफ 20% पर शेयर। कंपनी के पास सफिशिएंट बैलेंस है पीएनएल में। तो अब लिखा है बायबैक के टाइम पर कितना अमाउंट ट्रांसफर्ड होगा सीआरआर में। अब वो असली फॉर्मेट आया। इक्विटी को पेमेंट क्या करना है? प्रिंसिपल अमाउंट और प्रीमियम अमाउंट, है ना? प्रिंसिपल कितना है? 2,000 बायबैक हुआ है 100 रुपए का एक। 2,000 बायबैक मल्टीप्लाई 100 यानी 2 लाख। और प्रीमियम, पहली लाइन पढ़ो, प्रीमियम 10% है, देखा? तो प्रीमियम किसके ऊपर निकलता है? प्रीमियम हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पे निकलता है। तो ये आएगा 20,000। ठीक है,
अब आपको लिखा है कि कंपनी ने 15,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किए, 10 रुपए का एक, और प्रीमियम 20%। कंपनी को सफिशिएंट बैलेंस भी है, और आपसे बोला है बायबैक के टाइम पर कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा सीआरआर में। अब देखो कितना प्रेफरेंस शेयर इशू हो रहा है। प्रेफरेंस शेयर इशू हो रहा है 15,000, 10 रुपए का एक शेयर, 10 रुपीज का एक है, 10 रुपीज का एक मतलब कितने हुए, 1,50,000। अब आप मेरी बात सुनो, ये प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट कुछ और नहीं तो फेस वैल्यू ही है। भाई देखो ना, मैंने यहाँ पे फेस वैल्यू तो मल्टीप्लाई किया है, तो ये कुछ और नहीं फेस वैल्यू है। तो आप एक बात ध्यान देना, फेस वैल्यू से फेस वैल्यू ही जाएगा। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि 2 लाख की फेस वैल्यू है, तो 2 लाख की फेस वैल्यू के लिए जो मैं पैसा अरेंज करूंगा वो भी फेस वैल्यू से ही करूंगा। 2 लाख के लिए, 2 लाख क्या है, फेस वैल्यू है, तो उसके लिए जो पैसा अरेंज करना है वो भी फेस वैल्यू से करूंगा। मतलब फेस वैल्यू से फेस वैल्यू जाएगा। मुझे यदि फेस वैल्यू के लिए पैसा अरेंज करना है तो प्रेफरेंस शेयर भी मैं फेस वैल्यू ही लूंगा, तो 1.5 लाख है। हाँ, तो प्रेफरेंस शेयर की प्रीमियम मत लेना, 20%, ठीक है। अब देखो मुझे बताओ, 2 लाख में से कितने रुपए की अरेंजमेंट हो गई? 150 की हो गई। कितने की बची? 50,000 की बची। क्या यूज करेंगे? फ्री रिजर्व्स। बैलेंस के लिए फ्री रिजर्व्स यूज करेंगे 50,000। और मैंने क्या बोला था, जितना फ्री रिजर्व्स करोगे उतना पैसा कहाँ ट्रांसफर होगा? सीआरआर में। बोल ही दिया था मैंने। और तुम्हें बोला भी था सीआरआर के लिए रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का वीडियो देख लो, पूरा समझ में आ जाएगा। तो अब मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है कि सीआरआर में ट्रांसफर होगा 50,000, या ये बोलो सीआरआर कितने का क्रिएट होगा? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट होगा 50,000 का। नहीं, प्रीमियम का कुछ नहीं करना है। जब आपको प्रिंसिपल का बोला रहे ना तो प्रीमियम का नहीं करना है। प्रीमियम का एकाकी दो केस में उसका काम आता है, वो मैं बता दूंगा आपको। 43 का आंसर आ गया अभी। 44 में आओ। ड्यूरिंग द ईयर 18-19 में टी लिमिटेड ने 20,000 शेयर्स बायबैक किए, प्रीमियम 5% है। 18-19 में कंपनी के पास सफिशिएंट रिसोर्स ही नहीं था बायबैक करने के लिए, तो कंपनी ने 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर इशू किया, प्रीमियम समेत। अब आगे लिखा है, एज अ कंपनी डिड नॉट, अच्छा कंपनी के पास इतना रिसोर्स नहीं था इसलिए कंपनी ने 1 लाख प्रेफरेंस शेयर इशू किए, 1 लाख के। और फिर कंपनी ने सफिशिएंट बैलेंस जैसे जैसे करके जीआर से निकाला, मतलब जीआर में पूरा पैसा तो नहीं था बायबैक का, लेकिन हाँ, इतना था कि हम प्रेफरेंस शेयर्स के बाद पैसा जीआर से ले लेंगे। सो बायबैक के टाइम पर सीआरआर में कितना जाएगा, ठीक है। पेमेंट टू इक्विटी, देखो पेमेंट टू इक्विटी है 20,000 शेयर, 100 रुपए का एक काम करो ना, ये अलग अलग कर देते ना। प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रीमियम अमाउंट है, 20,000 शेयर से 10 का एक है, 100 का एक है, सॉरी। तो 20 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, प्रीमियम 5% है। मतलब प्रीमियम हम 5% दे रहे हैं, 5 इसका निकलेगा, 1 लाख आएगा, और टोटल 21 लाख रुपए देना है सामने वाले को। अब ये पैसा कहाँ से अरेंज होगा? 1 लाख का तो प्रेफरेंस शेयर इशू किया है, 10 रुपए का एक। प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू लेनी है, क्योंकि ये भी फेस वैल्यू है, ये भी फेस वैल्यू है, तो फिर प्रेफरेंस शेयर भी फेस वैल्यू का ही आएगा। 1 लाख शेयर है, 10, 10 लैक्स आएंगे। तो 20 लाख में 10 लाख रुपए की अरेंजमेंट प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू हो गई।
अब बचा फ्री रिजर्व्स। सर कितना अरेंज करें बोलो? 20 लाख में 10 लाख तो अरेंज हो गया प्रेफरेंस शेयर से, बचा 10 लाख हम फ्री रिजर्व से कर लेते हैं। और ये पैसा कहाँ जाएगा? CRR में। तो ये आपका आंसर है 10 लैक्स। प्रीमियम का कुछ नहीं होगा, मैंने पहले ही बोल दिया, जब CRR निकालना होगा तो प्रीमियम का आपको कुछ नहीं करना। चलो 45 आपसे हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, बहुत इजी समय हो जाएगा आराम से। 46 भी आपसे हो जाएगा, बन जाएगा। इंटेलिजेंट बच्चों हो यार, इतना तो बन जाएगा। 47 करवा देता हूँ मैं आपको एक बार। आपको एक्सट्रैक्ट बैलेंस दिया हुआ है लाइट कंपनी लिमिटेड का। इक्विटी शेयर 10 रुपये का एक है, 10 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम 240 है, रिजर्व 7.5 लाख है, 750। PNL 280 है, बैंक 9,10,000 है, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट दिया 4 का। कंपनी ने 15,000 शेयर्स बायबैक किए, 40 रुपीज का एक। बायबैक को सक्सेस करने के लिए इन्होंने अपना नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को बेच दिया और 2/3 नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बेचा है, मतलब पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं बेचा है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 2/3 पार्ट बेचा है और उसको सोल्ड किया 5,90,000 में, मतलब 5,90,000 रुपया नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से आया है। कितना अमाउंट CRR में आएगा? तो देखो जी, हम तो अपने कंपनी जेट को फॉलो करेंगे। हमारा कंपनी जेट क्या कहता है हम उसी को फॉलो करेंगे। हम भले कितनी भी कोई भी असेट बेच दें, सोल्ड कर दें, हमारा कंपनी जेट जो बोलेगा वो पत्थर की लकीर, हम उससे बाहर नहीं जाएंगे। तो हमारा कंपनी जेट क्या बोलता है कि पैसे का जो जुगाड़ करना है, अरेंजमेंट करना है प्रिंसिपल अमाउंट का, वो कहाँ से करना है? प्रेफरेंस शेयर से। और कहाँ से करना है? फ्री रिजर्व से। तो फिर हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को लेंगे ही नहीं। क्यों लेंगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट? जब कंपनी जेट ने लिखा ही नहीं है तो फिर हम लेकर क्या करेंगे? देखो, कंपनी को बायबैक कितना करना है? 15,000 शेयर 40 रुपए पे। तो 15,000 शेयर से 40 रुपए का है, यानी 6 लाख रुपए का करना है। अब सुनो दोस्तों मेरी बात। बात यह है कि ऊपर पढ़ो, 10 रुपए का एक शेयर है, मतलब ये 40 रुपए में 10 की तो फेस वैल्यू है, मतलब कितनी हो गई? प्रिंसिपल अमाउंट मुझे चाहिए 1.5 लाख, और बचे 40 में से 10 चला गया तो बचे 30 की प्रीमियम है। आई बात समझ में? 6 लाख में 1.5 लाख रुपया प्रिंसिपल है, बचा 30 जो है प्रीमियम है। ठीक। तो हमें क्या निकालना है? हमें तो CRR निकालना है। तो प्रीमियम में जाके हम करेंगे क्या? छोड़ दो प्रीमियम को। देखो, तो इक्विटी को पेमेंट कितना करना है? 40 रुपए से करना है। बायबैक 40 पे हो रहा है तो 6 लाख हो गए। तो फेस वैल्यू 10 की है, इस 40 में 10 की फेस वैल्यू है, इस 40 में 10 की फेस वैल्यू है, तो ये हो गया 1.5 लाख। और 40 में 10 की फेस वैल्यू तो बचे 30 की प्रीमियम। अब देखो पैसे की अरेंजमेंट कहाँ से करना है। प्रीमियम तो देखने से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि CRR पूछा है तो प्रीमियम देख के करेंगे क्या? अब बोला है प्रेफरेंस शेयर तो है ही नहीं, इशू ही नहीं किया है, तो छोड़ दो इसको, नील कर दो। तो पूरा पैसा 1.5 लाख रुपया कहाँ से अरेंज होगा? फ्री रिजर्व से होगा। और ये कहाँ चले जाएगा? ये CRR में चले जाएगा। तो मेरा आंसर रहेगा 1.5 लाख, 1,50,000। ठीक है। 48 में बैंक बैलेंस पूछा है, कराना पड़ेगा। 48 में बैंक बैलेंस पूछा है आपका। आओ देखो, आपको दिया हुआ है इक्विटी शेयर 10 का है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, रिजर्व है, P&L है, बैंक है, नॉन ट्रेडिंग। कंपनी ने बॉट बैक किया है 30,000 शेयर 40 रुपए का। ट्रांजेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ बायबैक वाज फाइनेंस बाय सेल ऑफ 2/3 नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड बैंक बैलेंस पूछा। ओके, आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट बनाना है। बैंक अकाउंट बनाना है। देखो, बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी यानी डेबिट बैलेंस। बैंक का डेबिट बैलेंस है, बैंक का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। 18,20,000 दिया हुआ है। फिर आगे लिखा है कंपनी ने ब्रॉड बैक किया है। अब देखो,
यदि कंपनी शेयर खरीदेगी, तो मैंने कितनी बार बोला है, कंपनी शेयर यदि खरीदती है तो उसका पैसा देगी सामने वाले को। भाई मैं यदि किसी से कुछ लूंगा तो उसको दूंगा ना। तो कंपनी 30,000 शेयर्स खरीद रही है और पेमेंट कर रही है 40 रुपये एक शेयर। पेमेंट करेगी तो यहाँ आएगा, ध्यान रखना, पेमेंट करेगी तो क्रेडिट साइड में आएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पेमेंट टू इक्विटी। इक्विटी को पेमेंट कितना कर रहे हैं? 40,000 शेयर्स, 30,000 शेयर्स, 30,000 शेयर्स मल्टीप्लाई 40, 12 लाख रुपए का पेमेंट कर रहे हैं। अब आगे लिखा है कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, सोल्ड कर दिया। तो देखो जी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को आपको बैंक अकाउंट में तो लेना पड़ेगा ना। भले आप पैसे के अरेंजमेंट के लिए मत लो, क्योंकि कंपनीज एक्ट ने मना किया है, बट आप बैंक की एंट्री तो पास करोगे ना। आप यदि आज इन्वेस्टमेंट बेचोगे, सोल्ड करोगे, तो क्या एंट्री करोगे? पैसा आया बैंक ऑन डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट चला गया, तो उसकी तो एंट्री करनी पड़ेगी ना। तो मैं बैंक का लेजर बना रहा हूं, तो वो तो वहां तो लिखना पड़ेगा ना। तो टू नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितने में बेचा? 1180 में किए। करो उसको ऐड, 30 लैक्स आ रहा है, और 30 लैक्स में 12 लाख रुपए का पेमेंट हो गया। तो बचा कितना? बचा 18 लैक्स, 18 लाख रुपए बच गया। तो ये 18 लाख क्या है? 18 लाख आपका आंसर है, बैंक का बैलेंस है। ठीक है, तो चलो जी, ये वीडियो में हमने सब इजी क्वेश्चन कर लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें थोड़े से लिटिल बिट टफ क्वेश्चन करेंगे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे। ये जो हमारा वीडियो था, ये 48 नंबर के क्वेश्चन तक था। अब हम अपना क्वेश्चन आगे 49 से कंटिन्यू करेंगे। अब हम इस वाले वीडियो में थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लिटिल बिट टफ क्वेश्चन थोड़े से देख लेते हैं। लिटिल बिट टफ है, ज़्यादा टफ नहीं है। और खैर, अपन तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, कहाँ अपने लिए कुछ टफ है और कहाँ। तो क्वेश्चन नंबर 49 से शुरू करते हैं अपन। इंफॉर्मेशन दिया है बैलेंस शीट का। इक्विटी शेयर 30,000 लैक्स दिया है, 3,000 शेयर 30,000 रुपीज़ में दिया है, 3,000 शेयर्स आपको पूरा दिया हुआ है 10 रुपये का एक। सिक्योरिटी प्रीमियम है, जीआर है, सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है। आपको मैक्सिमम लिमिट पूछा है कि बायबैक कितना हो सकेगा। आओ जी देखते हैं। इफ क्वेश्चन साइलेंट अबाउट resolution then treat always as special resolution। यदि क्वेश्चन साइलेंट है तो आप ध्यान रखना, इसको हमेशा स्पेशल रेजोल्यूशन ही ट्रीट करना। यदि क्वेश्चन साइलेंट है तो आप स्पेशल रेजोल्यूशन करोगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है कि बोर्ड है कि स्पेशल है, तो फिर स्पेशल लेके चलना है। और यदि स्पेशल लेके चल रहे हैं तो देखो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग करना है। पहले लेंगे स्पेशल में, ध्यान रखना लीस्ट करना होता है। 25% मल्टीप्लाई फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स। अब आओ जी, यहाँ पर देखो इक्विटी शेयर्स कितने हैं, ब्रैकेट में 3,000 लाख दिए हुए हैं। तो लैक्स को तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, 3,000 लिख देता हूँ मैं। तो ये है 750 शेयर्स। ठीक, बी नंबर में 25% फुल्ली पेड अप इक्विटी प्लस
फ्री रिजर्व, तो 25% मल्टीप्लाई फुल्ली पेड ऑफ इक्विटी कितना, देखो आपको इक्विटी पूरा दिया हुआ है 30,000, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स में कवर होगा, GR 10,000, बस और तो कुछ है नहीं, P&L तो है ही नहीं। तो ये आ रहा है 10,750 रुपीज में, डिवाइड किससे करूं, 10 रुपीज फेस वैल्यू से कर दूं, तो 1075 शेयर्स आएंगे। ये आ गया बी में। अब आओ सी में, डेट अपॉन इक्विटी 2:1। डेट का मतलब क्या, डेट का मतलब सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। ठीक है, और डेट में एक चीज और आती है, लो लिख देता हूं मैं, डेट में क्रेडिटर्स भी आते हैं, 3 चीज आती है। अब यहां तो डेट में सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड ही दिया हुआ है, 40 और 22, तो 40 और 22 कितने हो गए, 62। इक्विटी को क्या करना है, सुनो, ये इक्विटी को आपको एक्स लेना पड़ेगा, क्यों, यहां देखो, मैं यहां लिख देता हूं, हियर इक्विटी मींस नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बाय बैक, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बाय बैक। तो अब इधर लिख देता हूं 2/1। अब इसको सॉल्व यदि करोगे तो ये कितना आएगा, 31। भाई सीधी सी बात, 31 आएगा ना, 62 को डिवाइड बाय 2 करोगे 31 आएगा। अब ये रुपीज में आया, अब इसको डिवाइड बाय 10 कर दो फेस वैल्यू, तो कितने शेयर हुए, 3100 शेयर। अब मुझे लीस्ट लेना है, लो जी लीस्ट लेते हैं, एक 750 लाख शेयर है, एक 1075 लाख शेयर है, और एक 3100 शेयर है। बताओ जी तीनों में से कम क्या है, सर तीनों में से कम 750 है, तो ये आ गया आपका आंसर, या आपका आंसर 750। लो जी ये लो, डी नंबर ऑप्शन 49 का। ठीक है, समझे। तो जब क्वेश्चन पेपर में ना लिखा हो तो क्या मानेंगे, स्पेशल रिजोल्यूशन, और फिर इस तरीके से करेंगे। स्पेशल रिजोल्यूशन में हमेशा ध्यान रखना, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग लेना है। 50 आपसे हो जाएगा, 50 मैं नहीं करवा रहा, 51 भी आपसे हो जाएगा, 52, 52 में बोला है बैलेंस अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एट द एंड ऑफ द ईयर। CRR दिया 50, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया 5, 5000, रिवोल्यूशन 20, 20, और P&L का डेबिट बैलेंस 10। मैक्सिमम अमाउंट बोनस शेयर के लिए कितना होगा, पहले आपको बता दूं, P&L डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, मींस लॉस ऑफ कंपनी, ये कंपनी का लॉस है। और अब एक बात ध्यान दो, लिखता हूं मैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व एंड P&L डेबिट बैलेंस कैन नॉट बी यूज्ड टू पे, अब ऐसा लिखो ना, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर, अब ऐसा लिखो, बोनस शेयर, बोनस शेयर के लिए इशू नहीं होगा। तो ध्यान रखना, रिवॉल्यूशन रिजर्व और P&L का डेबिट बैलेंस ये बोनस शेयर के लिए यूज नहीं होता है, ये दोनों बोनस शेयर के लिए यूज नहीं होंगे। तो बोनस शेयर के लिए यूज क्या होगा, CRR एंड सिक्योरिटी प्रीमियम यूज्ड फॉर बोनस शेयर।
तो यहाँ पर आओ, CRR कितना है? CRR है 50, प्रीमियम कितना है? 5000। तो टोटल अमाउंट यूज्ड फॉर बोनस शेयर 55,000। टोटल बोल लो, मैक्सिमम बोल लो, टोटल मिलाकर मैक्सिमम मिलाकर 55,000 रुपया ही खाली यूज होगा बोनस शेयर के लिए। ठीक, चलो अब हम क्वेश्चन 53 में आ जाए। क्वेश्चन 53 में लिखा है ए लिमिटेड के पास इक्विटी 495 की है, 10 रुपए का एक शेयर है। रिजर्व्स और लोन फंड की डिटेल दी है, GR, सिक्योरिटी प्रीमियम, P&L, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, लोन फंड। मार्केट प्राइस एक शेयर का 25 है। कंपनी वांट्स टू बाय बैक मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, अच्छा, एज पर द कंपनी सेड एट अ प्राइस 20% हायर देन इट्स मार्केट प्राइस, और एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व क्रिएट टू सेटिस्फाई द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स। ओके, एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन silent about resolution, then used special resolution, special resolution यूज करना। B, export profit reserve is a specific reserve, so cannot used for buyback, buyback के लिए यूज नहीं होगा। ठीक है, समझे? अब क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या करेंगे? स्पेशल रिजोल्यूशन, और स्पेशल रिजोल्यूशन करेंगे तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग लेना है। लो स्पेशल रिजोल्यूशन 25% मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम बायबैक कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मैक्स टू मैक्स बायबैक एक साल में 25% हो सकता है। मल्टी फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स, देखो 25%। अब शेयर्स कितने हैं? 4,95,000 तो रुपीज है, 10 रुपीज से डिवाइड करोगे तो 49,500 आएगा। तो 12375 शेयर्स आएंगे। बी 25% लेंगे फुल्ली पेड अप इक्विटी का, प्लस आएगा फ्री रिजर्व्स, है ना? तो 25% मल्टीप्लाई फुल्ली पेड अप इक्विटी, तो अभी अभी देखा 4,95,000 है, और GR है 360, सिक्योरिटी प्रीमियम है 1,35,000, P&L है 1,35,000। करते हैं तो ये आ रहा है 2,81,250, ये रुपीज में आ रहा है। अब देखो जी, इसको डिवाइड किससे करना है? डिवाइड, अब कंपनी अपने शेयर ज्यादा भाव में खरीद रही है, कंपनी का शेयर मार्केट प्राइस में 25 में चल रहा है, लेकिन वो उल्टा शेयर होल्डर से ज्यादा भाव में खरीद रही है। शेयर होल्डर को बोल रही है मैं तुमसे ज्यादा में ले लूंगी, मतलब 20% ज्यादा पे कर रही है शेयर लेने के लिए। देखो लिखा है, तो मार्केट में उसका जो शेयर का प्राइस है उससे भी 20% ज्यादा में वो शेयर्स खरीद रही है अपने पुराने शेयर होल्डर से, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से। तो फिर अच्छी बात है यार, ये तो अच्छी बात है, मतलब शेयर होल्डर के लिए तो मुनाफा है, भले ही कंपनी के लिए लॉस है लेकिन शेयर होल्डर के लिए तो मुनाफा है। तो देखो मार्केट प्राइस है 25, प्लस कंपनी तो हायर में खरीद रही है, तो हायर कितना है? 20%। हायर किसका निकालेंगे? 25 का निकालेंगे। तो कंपनी आपसे 30 में खरीद रही है, तो ये तो अच्छी बात है ना।
कि उल्टा आपको मुनाफा है, शेयर होल्डर को मुनाफा है कि मार्केट से ज्यादा प्राइस में खरीद रही है। डिवाइड बाय 30 कर दो। अब आपको 30 से डिवाइड करना है, तो ये आएगा 9375 शेयर्स। ठीक है जी, ये 9375 शेयर्स आएगा। समझ गए ना? अब है डेट अपॉन इक्विटी 2:1। डेट का मतलब मैंने बोली है लोन है, क्रेडिटर्स हैं, तो लोन है 18 लाख का, इक्विटी मुझे मालूम नहीं, एक्स लेट लेना है, तो एक्स ये 9 लाख, मतलब सीधी सी बात 18 लाख डिवाइड बाय 2, तो एक्स को तो मैंने यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी बाय बैक। कितने शेयर्स बायबैक करना है उसके लिए एक्स है, तो बायबैक कितना शेयर्स करना है 9 लाख, इसको भी डिवाइड बाय 30 करेंगे, कंपनी ज्यादा दाम में खरीद रही है 30,000 शेयर्स। तो देखो लिस्ट कितना कितना आ गया, एक लिस्ट आया 12375 शेयर्स, एक लिस्ट आया 9375 शेयर्स, और एक लिस्ट आया 30,000 शेयर्स। तो आंसर क्या है, लोअर ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट, तो 9375 शेयर्स आपका आंसर है। 53 का ऑप्शन नंबर डी। समझे? तो एक बात समझ लो, ये 49 और 53 से हमने क्या सीखा? 49 से सीखा कि भाई कोई क्वेश्चन कुछ ना बोला रहे तो स्पेशल रेजोल्यूशन, वही चीज 53 में भी है, कुछ ना बोला रहे स्पेशल रेजोल्यूशन। दूसरी चीज 49 से सीखने में आई कि 49 में सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों डेट में लेना है, और 53 से सीखने में ये आया कि एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व स्पेसिफिक है, और 53 से एक चीज और सीखने में आई कि कंपनी आपके शेयर ज्यादा में खरीद रही है, तो अच्छी बात है शेयर होल्डर के लिए, तो फिर हम ज्यादा रुपए यानी 30 रुपए से डिवाइड करेंगे। तो लो जी, ये हो गया आपका बायबैक। 54 और 55 53 की कॉपी है, पूरी पूरी कॉपी है। तो आप 53 के जैसे ही आप देखोगे तो पहले आप 53 मेरा एक देख लेना वीडियो, उसके बाद 54 55 खुद से कर लेना, सेम है, पूरा पूरा सेम है। तो लो जी, आपका बायबैक हो गया खत्म। मैंने आपको पूरी तरीके से इन डेप्थ थियोरी भी समझा दी और इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी समझा दिए। तो कोशिश मैंने पूरी करी आपको समझाने की, और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब बायबैक में इससे ज़्यादा तो कुछ और है नहीं, बस यही करना था। तो अब आप लोग प्रैक्टिस करो आराम से, जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं और जो मैंने होमवर्क दिए हैं बस वही प्रैक्टिस करना। चलो जी, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।